So let's see in today's lecture, the chapter 2.5 is Let's March. Okay, let's see the warming up first. As you can see here, two pictures. What differences can you find in these images? Ki one boy who is doing some work which represents child laboring, and the another boy who is going to school, which represent कि education को promote किया जा रहा है, पढ़ रहा है ना, कि जहाँ वो काम नहीं कर रहा है. और वही एक पिक्चर में हमें समझ में आ रहा है कि जिस एज में पढ़ना लिखना चाहिए वो एज में बच्चा क्या कर रहा है रे, काम कर रहा है, जो चाइल्ड लेबरिंग को रिप्रेजेंट करता है. तो क्या चेंज जरूरी है रे इसमें? व्हाट चेंज इज रिक्वायर्ड? चाइल्ड लेबरिंग शुड बी स्टॉप्ड, है ना, कि चाइल्ड लेबरिंग बंद होना चाहिए. योर कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ स्टूडेंट टू हेल्प एंड मेक अ डिफरेंस टू द नीडी चिल्ड्रन, व्हाट विल यू डू? कि इसमें ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने दिखाई देती है, सो आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे? अच्छा, और कि आप उनको सिखाने की कोशिश करोगे, एजुकेट करोगे, हेल्प करोगे स्टडीज में, है ना, उनको इम्पोर्टेंस समझाओगे किसका, एजुकेशन का, उनको स्कूल जाने के लिए प्रमोट करोगे, उनको हेल्प करोगे, राइट. चलो, कि एक स्पीच की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपको ये राइटिंग स्किल में ये पार्ट भी होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एसएससी वाले को, कि आपको स्पीच राइटिंग करनी होती है. कौन सी? स्पीच राइटिंग. कि आपने कई बार स्कूल्स में या कहीं बाहर कहीं कंपटीशन में, एलोकेशन कंपटीशन हो, या स्कूल में कई बार ऐसे अलग अलग ओकेजन हो, तो वहां पर आपने स्पीच दी होगी, राइट. हाँ, तो क्या क्या लगता है आपको कि एक गुड स्पीच देने के लिए what are the things required as a good speaker और good speech deliver requires, क्या क्या क्वालिटी जरूरी होती है? इसमें से पढ़ो और मुझे बताओ. So while giving a speech or delivering a speech, a well plan और thoughts well organized होने चाहिए, पहले से ही प्लान होना चाहिए. सॉफ्टली और लो वॉइस में बात करनी चाहिए, कह रहे नहीं ना. देन स्पीकर नीड नॉट टू ग्रीट डिग्निटरीज, बिल्कुल भी किसी को ग्रीट नहीं करना है, कुछ नहीं, सीधा चालू हो जाने का, नहीं ना. देन लैंग्वेज यूज शुड बी सुटेबल टू द ऑडियंस. यस. स्पीच शुड बी ऑफ अ प्रॉपर ड्यूरेशन, नहीं तो सामने वाला सो भी गया तो भी आप बोल ही रहे हो, बोल ही रहे हो, बोल ही रहे हो, उसका कोई टाइम लिमिट ही नहीं रखा है आपने, चलेगा क्या? It must be of proper duration, right? Then speaker should be passive and have no facial expression. बस वो एकदम सिंपली बोल रहा है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, चलेगा क्या? नहीं. Then speech should be supported by good examples, उसके अंदर होने चाहिए. हाँ, या कुछ आप एपिसोड्स, कुछ आपकी बातें बताओ, एक्सपीरियंसेस बताओ, या कुछ विजुअल एड्स अगर आप यूज कर सकते हो, हाँ, कुछ वीडियो के फॉर्म में बता सकते हो तो बताओ, राइट, वेरेवर इट्स पॉसिबल. एंड स्पीकर शुड स्विच ओवर फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. नो. ठीक है, तो दीज आर सम important points to keep in your mind while delivering a speech. चलो, अगर आपको मैंने कहा कि आपको एजुकेशन इस टॉपिक पर स्पीच देना है, तो क्या क्या चीज़ें आप करोगे रे? स्पीच देने के लिए आप शुरुआत कैसे करोगे? यस, आपके स्कूल में भी स्पीच होते हैं या एलोकेशन कंपटीशन होता है, तो कैसे शुरुआत की जाती है किसी भी स्पीच की? सबसे पहले आपका ग्रीटिंग से शुरुआत होती है. आप पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या जो भी है उस हिसाब से विश करते हो. देन उसके बाद आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो,
और फिर आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो, यस और नो? हाँ, कि पहले तो आपकी ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर उसके बाद कि ग्रीटिंग्स बता दिए, गुड मॉर्निंग, हाँ, देन वेलकम वगैरह कर दिया, एंड आपके बारे में बता दिया, योर टॉपिक क्या बता रहे हो उसके बारे में बता दिया। फिर आपको जिस टॉपिक पर स्पीच देना है उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उस पॉइंट्स को इलैबोरेट करोगे, और फिर उसमें आप आपके एक्सपीरियंसेस, कुछ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ये उसके अंदर आप यूज कर सकते हो और स्पीच आपके वहाँ पर दे सकते हो। एंड में आपको कंक्लूजन और थैंक यू करना है। बेसिकली यही एक स्पीच का फॉर्मेट होता है। आप जब भी क्वेश्चन करोगे, ये स्पीच वाला अटेम्प्ट एग्जाम में लिखोगे, तब भी आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। अच्छा, अभी हम इतनी सारी स्पीच की बातें क्यों कर रहे रे? बिकॉज ये जो चैप्टर है ये कोई स्टोरी नहीं है या कोई कहानी या ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एक स्पीच है। ये क्या है? ये जो कि नोबेल प्राइज विनर पर्सन कैलाश सत्यार्थी जी, इन्होंने दी हुई स्पीच है जब उनको वो नोबेल प्राइज मिला था। अभी ये नोबेल प्राइज किस लिए मिला? तो पीस के लिए। किसके लिए मिला? पीस, शांति बनाने के लिए, पीस। तो नोबेल प्राइज फॉर अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है ना? फिर वो फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पीस हो गया, ह्यूमैनिटी, अलग अलग इस पे दिया जाता है। तो इनको ये पीस के लिए दिया गया था नोबेल प्राइज। और जब वो नोबेल प्राइज का जो सेरेमनी था, वो फंक्शन था, जब वो प्राइज दिया जा रहा था, उस प्राइज देने के टाइम पे इन्होंने वो स्पीच दिया है। और इनके स्पीच में वो सारी क्वालिटीज आपको नजर आएगी जो एक गुड स्पीकर में होनी चाहिए। जब आप एग्जाम में स्पीच राइटिंग करोगे तब आपको इसी तरीके से फॉर्मेट भी फॉलो करना है, और दैट्स व्हाई ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और बस उसी तरीके से नहीं कि स्पीच के लिए, बट इसमें हमें कुछ ह्यूमन वैल्यूज भी सीखने मिल रही है, कुछ बातें हमें यहाँ पर पता चल रही है। लेट्स सी, हम चैप्टर को समझ कर लेते हैं। ओके, लेट्स मार्च। अबे मार्च करना यानी कि क्या होता है रे? मार्च करना क्या होता है? मार्चिंग, है ना? कि किसी चीज के हम मार्च करते हैं, यानी कि कोई मैसेज देने के लिए या फिर कोई चीज का प्रोटेस्ट करने के लिए लोग मार्च करते हुए जाते हैं, है ना? तो कुछ चीज अचीव करने के लिए हम निकलते हैं किसी गोल को लेते हुए, तो मार्च करते हैं। तो शायद ऐसा ही यहाँ पर कुछ मैसेज यहाँ पर हमें दिया जा रहा है कि हमें मार्च करना है। किसके ओर मार्च करना है, किस लिए मार्च करना है, वो हमें इस स्पीच में से पता चलेगा। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस हमें दिए हैं। रीड द एक्सप्रेशन एंड इंसर्ट देम इन अ प्रॉपर कॉलम। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं कि वो ग्रीटिंग है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी ऑफ द स्पीच है, कंक्लूजन है या थैंक यू है, वो आपको उसमें फिट करके डालना है। कर सकते हो आप। जैसे ये पहली लाइन, इमेजिन आफ्टर 10 years what will happen. हाँ, let me begin today by sharing my own experience. इंट्रो ही है ना? Honorable chief guest, greeting salutation. I don't understand why we accept this issue so passively. Body. I am Adarsh. Standing intro. A renowned personality. Body. Good morning. Intro. Ha, greeting. Express my deep gratitude towards organizer. Thanking. Then let me give an example. Body. Thank you all for patient listening. Thanking. And you must have noticed that conclusion.
सॉरी बॉडी या उसी में से आएगा, एंड बिफोर आई कंक्लूड कंक्लूजन में आएगा. So with the help of your teacher and classmate, make a list of as many Indian Nobel laureates as you can, कि जिनको जिनको नोबेल प्राइज मिला है ऐसे इंडियन पर्सन के नाम और उनकी फील्ड ऑफ प्राइज, कि किस फील्ड में किस वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला. जैसे अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन ये एक इंडियन पर्सन थे जिनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला. ऑल्सो ये जिनके चैप्टर हम पढ़ने वाले, जिनके बारे में पढ़ने वाले, कैलाश सत्यार्थी जिनको पीस के लिए नोबेल मिला. ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला. और कौन ऐसे पर्सनालिटीज है आप बता सकते हो? अच्छा, उनको किसके लिए मिला था? पॉलिटिक्स. यस, हाँ, राइट. नोबेल प्राइज पूछा है? नहीं, नोबेल प्राइज की बात चल रही है, कोई भी अवार्ड नहीं. और कौन है जो इंडियन पर्सनालिटीज जिनको नोबेल प्राइज मिला? ऐसे आप सर्च करके अभी इसमें डालोगे. कैलाश सत्यार्थी, इनका जन्म हुआ है 1954 में. जिस साल इनको नोबेल प्राइज मिला था ना, 2014 में, तब ये दिल्ली में आए थे. तब उस जिस प्रोग्राम में ये आए थे, तब उस प्रोग्राम में मैं भी थी. हाँ, मैंने इनको देखा है सामने से. और ये जब उस साल ही उनको नोबेल प्राइज मिला था और उसके बाद उनको वो प्रोग्राम में बुलाया गया था, तो उन्होंने वहाँ पर बात की थी. तो कैलाश सत्यार्थी, उन्हीं का ये चैप्टर है. So he is an Indian children's rights and education advocate and activist against child labor. अभी कौन है ये कैलाश सत्यार्थी? अभी भी है. हाँ, तो कौन है ये? तो ऑफ कोर्स इनको जो प्राइज जिस काम के वजह से मिला, तो ये एक एक्टिविस्ट है, समाज सेवा का काम करते हैं, कि जिन्होंने चाइल्ड लेबरिंग को रोका है. कि जिन्होंने चाइल्ड लेबरिंग, आज तो नहीं, लेकिन आप आज से 10 साल पीछे चले जाओ. आजकल कोई नहीं करता चाइल्ड लेबरिंग, लेकिन अगर आज से हम 10 साल पीछे जाओ, 10 से 12 साल पीछे, तब के ज़माने में, उस टाइम पर आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, कहीं छोटे मोटे होटल में चले गए, ए छोटू चाय लगा, वो छोटू हुआ करता था. मतलब बच्चे काम करते थे, है ना. आप तो छोटे हो गए, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता है कि मोस्ट ऑफ ऐसी जगहें, ऐसे प्लेसेस जहाँ पर फिर वो शूज पॉलिश करना हो गया, या फिर छोटे से इसमें कोई काम करना हो गया, किसी के अंडर काम करना हो गया, कोई भी छोटा मोटा काम करना, जहाँ पर बच्चों से काम करवाया जाता था. हाँ, यस, उसके पीछे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, बट ये बात गलत थी, क्योंकि उनकी एज पढ़ने लिखने की है, तो उनको वही करना चाहिए. और इसी चीज को लेते हुए, इसी मैसेज को लेते हुए, इसी मैसेज को प्रमोट करते हुए कैलाश सत्यार्थी जी ने वो चाइल्ड लेबरी के अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई, और वो उन्होंने इंडिया में ये बात प्रूव करके दिखाई कि ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन. उन्होंने एक आंदोलन भी किया था. कब की बात है ये? 1980 की बात है कि उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन किया, एंड वेयर ही हैज एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर देन कितने 83,000 चिल्ड्रन अक्रॉस 144 कंट्रीज. तो उन्होंने खाली इंडिया के लिए काम किया है ऐसी बात नहीं है, खाली भारत के लिए काम किया ऐसी बात नहीं है. तो इन्होंने लगभग 144 कंट्रीज में काम किया है, कि जहां जहां पर भी इस तरीके से चाइल्ड लेबरिंग होती है,
जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती है तो उसके अगेंस्ट जाना, उनके राइट्स उनको दिलाना, प्रोटेक्ट करना उनके राइट्स, ये काम इन्होंने किया है रियल में। एंड ही हैज बीन ऑनर्ड, और इसी काम के वजह से उनको क्या दिया गया? हाँ, नोबेल प्राइज फॉर पीस, पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया। और ये कब दिया गया? 2014 में, वेयर ही हैड एड्रेस्ड दिस स्पीच ऑन द ईव ऑफ नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। जिस टाइम पर उनको वो नोबेल प्राइज मिला, उस टाइम पर उनकी वो स्पीच थी, हाँ, उस दिन की वो स्पीच पर उन्होंने उस टाइम पर, वो प्राइज मिलने के टाइम पर वो स्पीच दिया है। और ये बिल्कुल, ये जो चैप्टर है ये कुछ नहीं तो उनकी पूरी स्पीच है। जिस दिन उनको वो प्राइज मिला उस दिन उन्होंने जो दी गई स्पीच है ना, वो स्पीच हमें यहाँ पर दी गई है। चलो अभी हम उसमें से देखेंगे कि क्या क्या कहा है, कैसे कैसे इन्होंने सब काम किया, उन सभी चीज़ों को समझ कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स मार्च। तो स्पीच की शुरुआत कैसे होती है? ऑफकोर्स ग्रीटिंग से, इंट्रोडक्शन से। तो शुरुआत उन्होंने सबसे पहले की, माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। अभी यहाँ पर बिकॉज ये बस स्पेसिफिक एक कंट्री के लिए नहीं, तो ऑफकोर्स इन्होंने कई सारे कंट्रीज में काम किया है, और ये नोबेल प्राइज बस एक नहीं तो सभी कंट्रीज को मिलाकर ये दिया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के बारे में कहा है कि माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द world, your majesties, your royal highness, excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, and dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala। अभी यहाँ पर उन्होंने दो लोगों के नाम लिए, देखो, एक टॉम हार्किन और एक मलाला। मलाला यूसुफजई, कि ये एक लड़की है, एक लेडी है कि जिन्होंने इनके साथ मिलजुल कर इस एजुकेशन को प्रमोट करने का और चाइल्ड लेबरिंग बंद करने का काम किया। तो ये एक अफगानिस्तान की एक छोटे से जगह में रहने वाली एक लड़की मलाला, ओके, पाकिस्तान के पास ही है वो। वहां पर वो जहां पर रहती थी वहां पर गर्ल्स को एजुकेशन लेना मना था। मलाला की पूरी बुक मैंने पढ़ी हुई है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि उनके यहाँ पर ऐसा था कि वो छोटे से जगह पर रहती थी, गांव के साइड में, जहाँ पर गर्ल्स को एजुकेशन लेना, सीखना, पढ़ना लिखना मना था। अभी मलाला क्यों सीख पाई? क्योंकि मलाला के फादर खुद एक टीचर या एजुकेशन को प्रमोट करते थे। तो उसके फादर की बहुत ऐसी मतलब इच्छा, डिजायर, तमन्ना थी कि मेरी बच्ची सीख पाए और गर्ल्स, सारी गर्ल्स भी सीख पाए। तो वो चुपके से उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया था गर्ल्स के लिए, और जहाँ पर वो रिक्वेस्ट करते थे सभी गर्ल्स को आने के लिए, उनके खुद की बेटी तक जाती थी, और लिटरली इतना लोग उनको परेशान करते थे ना। जैसे हमारे इंडिया की बात है, आपको तो पता होगा कि हमारे यहाँ पर भी पहले गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, बट सावित्रीबाई फुले इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की कि आज शायद वो नहीं करते तो हम यहाँ पर नहीं हो पाते, है ना, कि उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया। और जब उन्होंने ये शुरू किया तो उनको भी कितने प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था कि लोग पत्थर मारते थे, गोबर मारते थे, है ना, लोगों को उनके ऊपर, उनको ये सब चीज़ें करने नहीं देते। तो ऐसी ही चीज़ें मलाला ने भी फेस की है। इतना ही नहीं, जब मलाला खुद स्कूल जा रही थी और बाकी गर्ल्स को लेकर जा रही थी अपने स्कूल वैन में, तब अचानक से उनके वैन को रोका गया, बीच में उनके वैन को अड़ाया गया, दरवाजा वैन का खोला गया और सीधे ही गोली मार दी गई थी मलाला को। वो तो किस्मत से गोली बाजू से निकलकर उसके यहाँ से गई थी, तो दैट्स व्हाई उसको थोड़ी चोट आई थी, बट गोली लगी हुई थी, वो बच गई उसमें से। लेकिन इतना होने के बाद भी उसने अपना काम रोका नहीं, स्टिल वो एजुकेशन को प्रमोट करते रहे। उन्होंने कई सारे इस तरीके के एक्टिविस्ट से मिलजुल कर काम किया, एजुकेशन को प्रमोट किया, इवन चाइल्ड लेबरिंग को भी स्टॉप किया, प्रमोट
चाइल्ड लेबरिंग को स्टॉप किया। तो इसीलिए, और इनके साथ मिलकर ये काम करते थे तो उसका नाम लिया गया है। ऐसे लोगों के बुक्स आप पढ़ा करो, आपको जनरल थिंग्स की ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, इवन टॉम हार्किन उनके साथ काम करते थे, तो शुरू में उन्होंने उनका नाम लिया है। फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस, हाँ, तो शुरुआत करते हैं वो यहां से कि फ्रॉम द पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. The mantra carries a prayer, an aspiration, and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी जी शुरू करते हैं बात अपनी कि आज शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि फ्रॉम द पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, कि आज इस पोडियम से जहाँ से मैं पीस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि मैं वो विजडम और विजडम वेदा जो उसमें से एंशियंट अपने टेक्स्ट उसमें से बताने वाला मंत्रा मैं आज वो बताना चाहूँगा, वो प्रेयर मैं कैरी करना चाहूँगा कि जिससे हम ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे या ह्यूमैनिटी को लिबरेट करेंगे। ह्यूमैनिटी क्या होती है? इंसानियत। ह्यूमैनिटी इंसानियत, कि आज इंसान को इंसान बनने की जरूरत है, कि हमने ही ये क्राइसिस क्रिएट कर रखे हैं। क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज किसने क्रिएट किए? मैन मेड। कि फ्रॉम ऑल द मैन मेड क्राइसिस, इसमें से हमें क्या करना है? लिबरेट करना है, फ्रीडम देना है, फ्री करना है किसको? ह्यूमैनिटी को। ओके, लेट्स वॉक टुगेदर, कि हमें सबको मिलकर ये काम करना है टू इन द परसेंट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, कि बस हमारे एक कंट्री के लिए नहीं, तो हमारी ग्लोबल अगर प्रोग्रेस करनी है तो नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट। एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए, एक भी बंदा पीछे रहना नहीं चाहिए, कि ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, सबसे सभी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। लेट्स वॉक टुगेदर, लेट्स स्पीक टुगेदर, और सबकी सोच एक साथ आनी चाहिए, सबके माइंड्स एक साथ आने चाहिए, कि हमें हमारे एंसेस्टर्स जो होकर गए, उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस रहे, हमें उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना है। हमें ये नॉलेज जो है वो क्रिएट करनी है, हमारी ये नॉलेज सबके बेनिफिट के लिए है, हमें वो बांटनी है। लेट्स स्पीक टुगेदर। मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रणाम करना चाहूँगा किसे? मेरे पेरेंट्स को, एंड इवन मेरी मदरलैंड धरती माँ, किसे? इंडिया को, कि मेरे मदर अर्थ को सबसे पहले वो यहाँ पर उनके पैर छूते हुए आगे फिर वो अपनी बात बढ़ाना चाहते हैं, कि विद अ वार्म हार्ट आई रिकॉल हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आई हैव बीन लिबरेटेड, how thousands of time I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery. A child from slavery. And in the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the gods smiling. तो यहाँ कैलाश सत्यार्थी जी बताते हैं कि कई बार ऐसे हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम, कि जब भी मैंने किसी बच्चे को स्लेवरी में से बाहर निकाला है या बचाया है। स्लेव मतलब क्या किया जाता था? कि किसी बच्चे को जबरदस्ती से कोई काम करा कर लेना,
जबरदस्ती से उनसे वो कोई काम करा कर लेना, उनको गुलाम बनाए जैसे रखना, स्लेव बनाकर रखना। तो ऐसे बच्चे जिनको फंसाया जाता है, ऐसे जबरदस्ती कराकर कुछ काम कराया जाता है, ऐसे बच्चों को जब मैं उनसे बाहर निकालता हूँ, उनको जब फ्री करता हूँ ना, जब उनके चेहरे पर वो जो स्माइल आती है, तो वो स्माइल, वो ब्यूटीफुल फेसेस, वो फ्रीडम वाली स्माइल, मुझे लगता है कि वो गॉड स्माइल कर रहे हैं, ऐसे लगता है। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मोमेंट्स। और ये जो मैंने किया है, ये जो मोमेंट स्टार्ट की, कौन सी, चाइल्ड लेबरिंग स्टॉप करने की, ये जो मोमेंट है, तो इसका जो ऑनर है मैं किसे देना चाहता हूं, मेरे टीम को। वहां सबके नाम वो लेते हैं, किसका किसका नाम लेते हैं, कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर है, जो कि ये सब इंडिया से, ये कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ इकबाल मसीह, जो कि उनके साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कई सैक्रिफाइसेस किए हैं, हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, की डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, कि जिन्होंने डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि बच्चों को फ्री करने के लिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए, कि जिन्होंने मेरे साथ मदद की, ऐसे सभी लोगों को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड, कि मैं ये आज ये अवार्ड एक्सेप्ट कर रहा हूँ, किसके बिहाफ में, उन सभी मार्टियर्स यानी कि शहीद लोगों के बिहाफ में, कि जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इन काम के पीछे, उन सभी शहीद लोगों के पीछे। माय फेलो एक्टिविस्ट, कि जो मेरे साथ इस काम में जुड़े हुए हैं, मेरे साथ काम में इस जुड़े हुए फेलो एक्टिविस्ट, एंड माय द वर्ल्ड एंड द कंट्री मैन, इन सभी को मैं ये अवार्ड उनके बिहाफ में मैं लेने जा रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अभी मेरी जो जर्नी है, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, तो जर्नी शुरू हुई ग्रेट लैंड, लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी की इंडिया से ये मेरी जर्नी शुरू हुई। इंडिया से ये जर्नी शुरू हुई, कि ग्रेट लैंड, की जहाँ से लॉर्ड बुद्धा आए, जहाँ से गुरु नानक आए, जहाँ से महात्मा गांधी आए, ऐसी ग्रेट लैंड इंडिया, इंडिया से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं ये जर्नी करते करते लगभग 144 कंट्रीज में वो गए, नॉर्वे तक वो चले गए। इट्स अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द ग्लोबल पीस, कि ये दो सेंटर्स ऑफ द ग्लोबल पीस का ये जो कनेक्शन है, कि ब्रदरहुड जो बनाया है एंशियंट एंड मॉडर्न, कि हमने इसमें। फ्रेंड्स, द नोबल कमिटी हैज जनरसली इनवाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर, कि आज इस नोबल कमेटी ने मुझे इनवाइट किया, किस लिए, लेक्चर देने के लिए। रिस्पेक्टफुली मैं ये नहीं कर सकता, बिकॉज मैं यहां पर क्या रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूं, मैं यहां पर साउंड ऑफ साइलेंस रिप्रेजेंट करने आया हूं। मतलब ऑफ कोर्स वो आवाज जो आज भी दबी हुई है, वो आवाज जो आज भी लोगों को पता नहीं है, जिनको अभी भी फ्रीडम की जरूरत है, जो अभी भी कहीं ना कहीं शायद सफर कर रहे होंगे, ऐसी आवाज, वो साउंड ऑफ साइलेंस, द क्राई ऑफ इनोसेंस, कि वो क्राई, वो जो बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं शायद ये सफर कर रहे होंगे, द क्राई ऑफ इनोसेंस एंड ऑल्सो द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, कि वो ऐसे बच्चे कि अभी भी वो शायद हमने नोटिस नहीं किए हैं, वो अननोटिस सफरिंग, पुअर एंड इनोसेंट। सो आई रिस्पेक्ट
आई रिप्रेजेंट द मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन. ऐसे बच्चों को मैं आज रिप्रेजेंट करने आया हूँ, who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder, as a reminder. और इसलिए आज मैंने यहाँ पर एक खाली चेयर रखी है, एम्प्टी चेयर रखी है. किस लिए? एज ए रिमाइंडर कि हमने इतना सारा काम तो किया है, कई सारे बच्चों को फ्रीडम दिलवाया है, लेकिन अभी भी ऐसे है कि कुछ बच्चे अननोटिस्ड है. अभी भी ऐसा है कि कुछ बच्चे उसके लिए रो रहे. अभी भी ऐसा है कि कुछ बच्चे अभी भी चाइल्ड लेबरिंग में फंसे हुए हैं. तो इन्हीं को रिमाइंडर, मैं इन्हीं चीज़ का रिमाइंडर करते हुए कि मैंने ये चेयर आज उनके लिए खाली रखी है, मैं आज उनको रिप्रेजेंट करने आया हूँ, साउंड ऑफ साइलेंस रिप्रेजेंट करने आया हूँ, ना ही कोई लेक्चर देने. I have come here only to share the voices and dreams of our children. कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? कि ऐसे बच्चों की आवाज़ उठाने, ऐसे बच्चों के सपने बताने. And because they are all our children, कि वो सब आज हमारे ही बच्चे हैं, कि वो सब ऐसे ऑडियंस की ओर गेस्चर करते हुए बोल रहे. I have looked into their frightened and exhausted eyes. कि जब मैं उनके आंखों में देखता हूँ ना, डरी हुई आंखें होती है, थकी हुई उनकी आंखें होती है, कभी कभी उनको इंजरी हो चुकी होती है, इंजर्ड बॉडीज उनकी होती है, एंड उन्होंने पूरी तरीके से होप्स छोड़ दिए होते हैं, उनके ब्रोकन स्पिरिट्स जब मैं देखता हूँ, तो उनको मैं आज रिप्रेजेंट करने आया हूँ. 20 साल पहले, 20 years ago, in the foothills of Himalaya, यहाँ पर वो ना हमारे साथ एक एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि 20 साल पहले की बात है, हिमालय के पास, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, कि वहाँ पर मैंने एक बच्चे से मैं मिला. ऐसा स्किनी सा बच्चा था, एकदम बारीक सा, जो चाइल्ड लेबरिंग कर रहा था, एज अ चाइल्ड लेबरर करके. उस बच्चे ने मुझे पूछा कि इज द वर्ल्ड सो पुअर दैट आई कांट गिव मी, इट कांट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एकदम से ये एक सवाल क्रिएट करने वाली लाइन है कि यहाँ पर क्या कहा है कि वो बच्चे ने, वो छोटे से बच्चे ने कैलाश सत्यार्थी जी को कहा कि क्या ये दुनिया इतनी गरीब है कि एक बच्चे को वो बुक नहीं हाथ में थमा सकती, एक बच्चे के हाथ में कोई टॉय नहीं थमा सकती. इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने मेरे हाथ में क्या दे दिया है? फोर्सफुली गन दे दिया, मशीन दे दी, टूल दे दी कि ये काम करो. तो ये कितनी इसकी बात है कि हमारे यहाँ अभी भी ऐसी चीजें हो रही है, इसको रोकना चाहिए. आई मेट विद अ सुदानीज चाइल्ड सोल्जर. तो मैं और एक बच्चे को मिला था, एक चाइल्ड सोल्जर, कि ही वॉज किडनैप्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया. एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया क्या होता है? तो एक हमारी गवर्नमेंट की मिलिट्री होती है, एक जो मिलिट्री हमारी गवर्नमेंट की है, और एक दूसरा कि जिन्होंने ऐसा ग्रुप की खुद से ही मिलिट्री बनाकर रखी होती है, एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया, कि ऐसी फोर्स बनाकर रखी है लड़ने के लिए उनके अपने अगेंस्ट. तो मैं एक बार ऐसे बच्चे से मिला था कि जिसको किडनैप किया था इन लोगों ने, ऐसे मिलिशिया, एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया ने. और जब उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्या ट्रेनिंग दी जा रही थी? उसको पहली बार ट्रेनिंग में बोला गया था कि आपको सबसे पहले किसको मारना है? तो आपके फ्रेंड को मारना है, आपके फैमिली को मार देना है. ऐसी ट्रेनिंग
मतलब आतंकवादी को जैसे ट्रेनिंग दी जाती है ना, टेररिस्ट को जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, वैसा कि एक बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप, तो वो बच्चा वहां पर पूछता है, बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, व्हाट इज माय फॉल्ट कि इस तरीके से ट्रेनिंग मुझे दी जा रही है और मुझे मेरे फैमिली को, फ्रेंड्स को मारने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये रुकनी चाहिए। फ्रेंड्स, all the great religions teach us to care to our children। अभी हमारे अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जाति है, सभी धर्मों में सभी इसमें कहा जाता है क्या कि बच्चों को हमें केयर करना है ना। बच्चों में भगवान देखा जाता है ना, कहा जाता है ना। जैसे जीसस भी कहते हैं लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, कि बच्चे उनके बहुत करीब होते हैं। डोंट हिंडर देम फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम, कि बच्चों में ही भगवान होते हैं। मराठीत पण म्हणतात मुलं देवाघरची फुलं, है कि नहीं। सो द होली कुरान में भी कहा गया है क्या, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी की वजह से बच्चों को मारो मत, कि बच्चों को मारना नहीं है, बच्चे ये भगवान का रूप होते हैं। एंड फ्रेंड्स, देयर इज नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। इससे बड़ा गुनाह क्या ही हो सकता है कि बच्चों के सपनों को आप तोड़ रहे हो, बच्चे के ड्रीम्स आप पूरे नहीं होने दे रहे हो। एंड देयरफॉर मैं ये रिफ्यूज करता हूं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तब तक क्या ही फायदा कि आप टेम्पल्स में जा रहे हो, आप मस्जिद में जा रहे हो, आप चर्च में जा रहे हो, आप अलग अलग प्रेयर हाउसेस में जा रहे हो, कि ऐसी जगह का जागने का फायदा ही क्या कि जहां पर बच्चों के ड्रीम्स को पूरे नहीं होने देते, कि जहां पर देयर इज नो प्लेस फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। ऐसी कोई जगह नहीं जहां बच्चों के ड्रीम्स पूरे होने दे रहे हो। सो आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं करता हूं। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट कि ये दुनिया बहुत गरीब है, पुअर है, कि when just 1 week of global military expenditure, कि आप अगर पूरे दुनिया में डिफेंस पर, मिलिट्री पर होने वाला अगर खर्चा निकालो ना, अगर मिलिट्री का एक्सपेंडिचर आप निकालो, तो 1 वीक का खर्चा अगर आप निकालोगे ना, तो उसमें दुनिया के सारे बच्चे सीख सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। इतना खर्चा मिलिट्री पर किया जाता है। तो क्यों ना बच्चों पे किया जाए, क्यों ना एजुकेशन पर किया जाए। तो वो बोलते हैं आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस, जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। क्या ही फायदा कि ये सारे लॉज बनाए हैं, ये जस्टिस बनाया है, जज बनाए हैं, है ना, कि ये अगर हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो इस सब चीजों का क्या फायदा। I refuse to accept that shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom। shackles मतलब क्या, chains that bind, कि ये जो चेन बनी हुई है स्लेवरी की, क्या ही फायदा कि अगर इनको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। तो आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हियर, कि ये चीजें मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। माई ओनली एम इन लाइफ, कि मेरा एम क्या है रे, कि एवरी चाइल्ड इज टू बी फ्री टू बी अ चाइल्ड। मतलब बच्चों को उनका बचपन दिलाओ, उनका बचपन उनसे छीनो मत, उनको स्लेव मत बनाओ, उनसे चाइल्ड लेबरिंग मत करवाओ, या जबरदस्ती से उनको टेररिस्ट मत बनवाओ। उनको एजुकेशन देने दो, उनको फ्रीडम मिलने दो, कि उनको फ्री टू ग्रो एंड डेवलप वे होने चाहिए। वो फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, ये हक उनको मिलना चाहिए। फ्री टू लाफ एंड क्राई, फ्री टू प्ले एंड लर्न, फ्री टू गो टू स्कूल, एंड अबव
ऑल, ये सभी चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए। ये फ्रीडम है बच्चों के लिए, उनको उनका ड्रीम जीने के लिए फ्रीडम होना चाहिए। I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. और ये बात बहुत अच्छी थी कि मुझे ऐसे लोग मिले कि जो मेरे तरीके से सोचते थे, जिनका सेम एम था, एंड वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट और अटैक एंड वी नेवर विल। और फिर उसके आगे हमने सबने मिलकर काम करना शुरू किया और कभी भी हम पीछे नहीं मुड़े। फिर हमारे ऊपर कितने भी अटैक होने दो या कुछ भी होने तो हम उससे डरे नहीं। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड, पिछले कई 10 years, डिकेड मतलब 10 साल का एक होता है, तो ऐसे कई सालों में, पिछले कई डिकेड्स में, कई दशकों से हम ये काम करते आ रहे हैं। एंड वी हैव रिड्यूस द नंबर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ। मतलब जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे ना, जो नंबर था वो नंबर अभी आधे पर आ चुका है। हमने इतने सारे बच्चों को स्कूल भेजना चालू किया। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय थर्ड। तो जो चाइल्ड लेबरिंग जो 100% थी उसको हमने पूरी तरीके से रिड्यूस करके 1/3 इतना ही रख दिया है। वी हैव रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टालिटी एंड माल न्यूट्रिशन, कि बच्चों को जो बचपन में ही मार देते हैं, चाइल्ड मोर्टालिटी, बच्चे ही मर जाते हैं बचपन में ही, तो उसे मोर्टालिटी कहते हैं, डेथ रेट। तो वो नंबर भी हमने कम कर दिया है। इवन कुछ बच्चे जिनको न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, खाना पीना नहीं मिलने की वजह से, पोषक तत्व ना मिलने की वजह से वो कुपोषित हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन। तो ऐसे बच्चों को हमने सेव किया है। एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स, और ऐसे हमने कई सारे चाइल्ड डेथ से, मतलब ऐसे बच्चों को उनमें से बचाया है। बट लेट्स मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। लेकिन अभी हम देखे जाए, इतना अगर हमने काम किया है, फिर भी अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? द बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इंटॉलरेंस। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इट्स ह्यूमन काइंड। इट्स ह्यूमन काइंड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इट्स फियर एंड इंटॉलरेंस, ये डर। इंटॉलरेंस कि ये जो हम सह नहीं सकते ना, टॉलरेट नहीं करना, इंटॉलरेंस कि ये जो डर है, और इस डर को लोग सहते ही जा रहे, सहते ही जा रहे, सहते ही जा रहे। फियर एंड इंटॉलरेंस, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है आज ह्यूमन काइंड के लिए। We have utterly failed our children in imparting an education. हम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं हमारे बच्चों में एजुकेशन देने के लिए। वो एजुकेशन जिससे उनको अपने लाइफ का पर्पस पता चले, वो एजुकेशन जिनसे उनको अपने लाइफ का ऑब्जेक्टिव पता चलता है, वो एजुकेशन जो उनको एक सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप देता है, वो एजुकेशन जिनसे वो यूथ एक सही डायरेक्शन में जाता है, लेकिन वो आज हम नहीं दे पा रहे। और आई एम अफ्रेड दैट कि द डे इज नॉट वेरी फार अवे व्हेन द cumulative result of this failure will culminate an unprecedented violence that will be suicidal for humankind. और मुझे इस बात का डर है, वो दिन शायद ज़्यादा दूर नहीं है जब इस तरीके के फेलियर्स अगर हम बार बार करते रहे तो ये एक हाईएस्ट लेवल पर आकर पहुंच जाएगा कि जहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, मतलब ऐसा वायलेंस जो शायद आपने पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, ऐसा वायलेंस क्रिएट हो जाएगा जिससे ह्यूमन काइंड नहीं रहेगी, इंसानियत नहीं रहेगी, लोग इंसानियत
भूल जाएंगे, ऐसा वायलेंस क्रिएट हो जाएगा। राइट्स, सिक्योरिटी, होप, यही कुछ चीज़ें हैं जिससे जो एजुकेशन से हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस यहाँ पर वो समझा रहे। यंग पीपल, जैसे मलाला जैसे कुछ लोग हैं जिसको मैं अपनी डॉटर बुलाता हूँ कि नॉट जस्ट मलाला, लेकिन वो मेरी डॉटर मलाला है। और इसके साथ साथ और भी बच्चियाँ और भी डॉटर है, जैसे कि कायनात, कयानत, हाँ, एंड इनफैक्ट कयानत, शाहिजा, ये डॉटर्स कुछ अफ्रीका से भी है एंड ऑल ओवर वर्ल्ड से, कि जो इस काम में मेरे साथ जुड़ी हुई है, पीस के, ओवर वायलेंस के बजाय पीस के लिए जुड़ी हुई है, एक्सट्रीमिज्म के जगह टॉलरेंस के लिए जुड़ी हुई है, फियर के जगह करेज बनाने के लिए जुड़ी हुई है। अभी इसके सॉल्यूशंस आ रहे, एमर्जिंग है, बट इसका सॉल्यूशन ये बस डिलिब्रेशन या कॉन्फ्रेंसेस में नहीं मिलेगा, तो इसको हमें खुद से करना पड़ेगा। दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, ये सोल्यूशन छोटे छोटे ग्रुप्स में ही बना सकते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन में बना सकते हैं, कि जो हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम एवरी डे, जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना लोग, वहीं से इसका सोल्यूशन निकलेगा, जो रोज ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इवन दे रिमेन अननॉलेज, अनरिकॉग्नाइज, अननोन टू द वर्ल्ड, द सोल्यूशन आर विद देम। इवन उनको पता तक नहीं कि ये सोल्यूशन उन्हीं के साथ है, वो इसके बारे में काफ़ी अनअवेयर है, तो उनको हमें अवेयर कराना है। ये बात हमें यहाँ पर समझा रहे हैं। तो ये अपने स्पीच में बताते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन बच्चों से हमें छीनना नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन से ही एक यूथ आगे बढ़ेगा। ओके, ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो खुद इसमें ही बता रहे हैं। अभी आगे सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।